इस वीडियो में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ ये आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो नंबर 2 रहेगी। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और फ्यूचर में आपकी और भी वीडियोज आएंगी, जिन सभी वीडियोज़ का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके बनेंगे आपके पेपर में। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर साल रिपीटेड होते हैं, बट यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो हमें बस कंसेप्ट पे यहाँ पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जेईई मेंस 2024 में पेपर दिया था और मेरी 98 प्लस परसेंटाइल थी मैथ्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको स्कोर कार्ड देखना है मेरा तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको बता रखा है मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो नंबर 2 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला हुआ है cos 4x को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/3 तक, और ये जो है हमें ये किसके बराबर दी गई है, a पाई प्लस b√3 के। बोला हुआ है a एंड b आर रैशनल नंबर। जो a और b है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है 9a प्लस 8b की। ये किसके बराबर होगा? तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर हमारी cos 2x की आइडेंटिटी लगने वाली है। cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर मैं यहाँ पर से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर से मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर से cos 2x प्लस में 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका अप्लाई हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि cos 4x को आपको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं। 0 से लेकर π/3 तक है और cos की पावर 4x है, तो मतलब cos स्क्वायर x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos की पावर 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर cos स्क्वायर x को मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इस पर फिर दोबारा से स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर से 0 से लेकर π/3। अब हमें इसका फर्दर स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस cos 2x इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस पे भी स्क्वायर है इनटू में dx। अब 1/4 को तो बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, 0 से लेकर π/3। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस में 2 टाइम्स cos 2x इंटू dx। ठीक है, 1/4 0 से लेकर π/3। अभी भी इसकी पावर लीनियर नहीं है, तो इसकी पावर लीनियर लाने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंगल x है तो यहाँ पर डबल x हो जा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 टाइम्स x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2। ठीक है, प्लस में 1, ये 1 का 1 है एग्जैक्टली, और प्लस में 2 टाइम्स cos 2x इंटू dx। अब तो सिंबल हो गया। अब ये 2 को एलसीएम लेके इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/8 हो जाएगा। 0 से लेकर π/3, 2 हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 4 cos 2x इंटू dx। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर से 1 प्लस 2 ये हो गया मेरे पास 3, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। 0 से लेकर π/3 ये हो गया मेरे पास 3 प्लस cos 4x प्लस 4 टाइम्स cos 2x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर से फर्दर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 0 से लेकर π/3 है, और ये हो गया मेरे पास 3 प्लस
कुछ नहीं कर रहे, बस इसी को यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 3 प्लस कॉस 4x प्लस में 4 टाइम्स कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है। 1/8। 3 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 3x, और x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/3, प्लस में cos 4x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास sin 4x, 0 से लेकर π/3 तक हमारे पास इसकी लिमिट हो जाएगी। और इसका कोफिशिएंट से डिवाइड मत करने भूलना, जो x का कोफिशिएंट है इससे डिवाइड जरूर करना है। ठीक है, प्लस में 4 टाइम्स cos 2x है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और इसका कोफिशिएंट है x का 2, इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से लेकर π/3 लिमिट हो जाएगी। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हो गया। 1/8 3 टाइम्स π/3 प्लस में 1/4 साइन 4 π/3, और साइन 0 तो 0 होता है, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 2, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 π/3, माइनस में साइन 0 तो 0 होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये हो जाएगा 1/8, तो इसको लिख देते हैं इस प्रकार से 1/8। ये हो जाएगा पाई प्लस 1/4। अब देखते हैं कि साइन 4 π/3 की क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा रफ में करते हैं। ठीक है, तो साइन 4 π/3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने पाई प्लस π/3, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 पाई। ठीक है, और पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन π/3 आ जाएगा, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, -√3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई -√3/2। ठीक है, प्लस में साइन 2 π/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास cos π/6। cos π/6 के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 इंटू √3/2। ये हो गया मेरे पास। अब 1/8 की भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो π/8 ये हो गया मेरे पास, प्लस में माइनस का √3/8, और ये भी 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और प्लस में हो गया √3। ठीक है, और ये 1/8 इसके साथ भी आएगा, तो ये हो गया मेरे पास π/8 माइनस में √3/64 प्लस में √3/8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/8। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, शायद ही मैंने गलत लिख दिया, एक बार √3 को आगे लिख लेते हैं, फिर माइनस में √3/64 लिख लेते हैं। ठीक है, तो √3/8 इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 - 1, तो 7√3 आ जाएगा डिवाइड बाय 64। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन में हमें दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x, ठीक है, 0 से लेकर π/3 तक, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास दी गई थी क्वेश्चन में, a पाई प्लस में b√3। ठीक है, तो यहाँ पर से पाई के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू हमें मिल रही होगी 1/8,
बी की वैल्यू मिल रही होगी मेरे पास 7/64, ठीक है। और हमें वैल्यू रिपोर्ट किसकी करनी थी, हमें वैल्यू रिपोर्ट करनी थी 9a + 8b की। तो 9a मतलब 9 टाइम्स 1/8 प्लस 8 टाइम्स b 7/64, ये से कैंसिल होके 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 9/8 प्लस में 7/8। तो फाइनली ये हो गया मेरे पास 9 + 7, ये हो गया मेरे पास 16/8, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपकी कुल मिला के कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं कि आप कितने पेशेंटली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना था cos की पावर 4x को, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/3 तक, और जो कि हमारे को किसके बराबर दिया हुआ था, a पाई प्लस में b√3 के, ठीक है। a एंड b आर रैशनल नंबर्स, दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। देन 9a प्लस में 8b इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी आई है, 2 आई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें बोला हुआ है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और यहाँ पर आपको बोला हुआ है अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 फाइंड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो यहाँ पर से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होता है हमारे पास -b/a, और b की जगह पे है हमारे पास क्या, 20 की पावर 1/4, और a की जगह पे हमारे पास 1। तो ओवरऑल हमारे पास है यहाँ पर 20 की पावर 1/4। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास c/a, मतलब कि 5 की पावर 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, सम ऑफ रूट्स मिल गया। अब हमें फाइंड करना था अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 20 की पावर 1/2, और यहाँ पर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 की पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 5 की पावर 1/2। और क्या आपको पता है √20 को हम क्या लिख सकते हैं, √20 को हम लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं हम 2 × 5 की पावर 1/2, और बगल में भी यही है 2 × 5 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर से हमें ये पता लगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। अब दोबारा से क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा से दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये मिल जाएगा मेरे पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पर से माइनस का 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ये, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए तो इस पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस का 2 टाइम्स 5, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 10। अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिल गया माइनस का 10, बट हमें चाहिए क्या, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, तो एक और बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस टाइप का मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा ना 3 बार पूछ लिया गया है, 3 टाइम्स 2021 से अभी तक ये 3 टाइम्स जेईई मेंस में आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी है इस साल भी ये रिपीट हो जाए, ठीक है। इस पे दोबारा से हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस में 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। अब अल्फा की पावर 8 प्लस में बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू 100 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की इंटू बीटा की पावर 4, तो मतलब
हमें दोबारा से इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4, जो कि हो जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 25, तो 100 माइनस 50 जो कि आ जाएगा मेरे पास 50। तो हमें फाइंड करना था अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, जो कि मिल चुका है यहाँ पर 50। तो यहाँ पर से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हम यहाँ पर क्या करते हुए चले गए, हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा में स्क्वायरिंग करते चले गए जब तक हमारे पास अल्फ़ा 8 प्लस बीटा की पावर 8 ना मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और एक गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, जब हमारे पास y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसका मतलब आप सभी समझ गए होंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये वाला 1 है ना, ये हमारे पास y की वैल्यू है और x के सामने जो वैल्यू है ये हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर से इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर dx बाय dy इज इक्वल टू, इसको y को हम इन सब से एक बार डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाय वाई हो जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब dx बाय dy क्या आपको यहाँ पर लीनियर फॉर्म दिख रही है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो माइनस का x बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय वाई माइनस वाई। ठीक है, अब लीनियर फॉर्म मिल गई यहाँ पर से। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं, e की पावर में यहाँ पर x के साथ इसका जो भी कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पर इसकी e की पावर में लिख देते हैं, तो माइनस का 1 बाय वाई इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस एल एन मॉड वाई। तो यहाँ पर से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो 1 बाय वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो बहुत ईजिली हमें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। 1 बाय वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 बाय वाई इंटू में 1 बाय वाई माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर से ये हो गया मेरे पास x बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया 1 बाय वाई स्क्वायर और माइनस में 1 और ये हो गया मेरे पास डी वाई प्लस में c। सॉल्व करते हैं, x बाय वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 बाय वाई स्क्वायर का और माइनस 1 का इंटीग्रेशन y हो गया प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर से हमें कंडीशन दी गई थी, आपने ऊपर देखा है y इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y को भी 1 पुट कर देते हैं, x को भी 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर से हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको 1 पुट किया तो ये हो गया मेरे पास 1 और यहाँ पर पुट किया तो, और इन दोनों को इधर भी ले आ जाते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1 और ये भी हो गया मेरे पास प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, c की वैल्यू होगी मेरे पास 3, तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ नहीं, बस यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास 3 लिख देंगे, तो लिख दें, हाँ c की जगह पे यहाँ पर 3 लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग गई है, कितनी आई है 3 आई है। अब यहाँ पर हमें पुट करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पर 5 इंटू एक्स 2 पर। अब यहाँ पर 2 किस में पुट करना है, 2 हमें पुट करना है y में, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, अब y में 2 पुट करते हैं, तो y में 2 पुट करेंगे यहाँ पर से, जब हमने यहाँ पर पुट किया y इज इक्वल टू 2 तो ये हो गया x बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 माइनस का 2 प्लस में 3, ये हो गया मेरे पास प्लस में 1 और ये आ रहा होगा मेरे पास 1 माइनस 1 बाय 2, तो ये मिल रहा होगा 1 बाय 2। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू मिल गई मेरे पास 1 और मल्टीप्लाई में है 5, तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आ रहा है 5, तो 5 इज द राइट आंसर। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर हमें लीनियर फॉर्म दिखी, उसके बाद हमने लीनियर के स्टेप्स को आगे कंटिन्यू किया, तो हमारे सामने इसका फाइनली आंसर आ गया 5। तो बस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो है ना बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व तो कर देंगे, बट मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ना जब वो सॉल्व करेंगे उनको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि वो उन्होंने जो करा है वो सही है। पर यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे जो मेजर मिस्टेक है वो यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, उसी के कारण आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x को। तो सबसे पहले इसको ये समझते हैं कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x को हम कैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जो माइनस के अंदर साइन 2x के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। और यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन एक्स 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स है, तो इन्हीं का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस 1 की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब ये रूट से बाहर आएगा तो एक मॉड लेके आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना आपको कहानी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इस वाले मॉड का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दोबारा से कॉपी करके इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, π/6 से लेकर π/3 लिमिट है हमारे पास। और यहाँ पर इस पूरे का जो अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके ये निकाल दिया। ये आ गया मेरे पास मॉड के अंदर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मैं मॉड को अगर ऐसे ही ओपन कर देता हूँ तो क्या दिक्कत है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ क्या? आपने ग्राफ पढ़ा होगा साइन एक्स और कॉज एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और ऐसे ये चलता रहता है। और यहाँ पर अगर मैं कॉज एक्स की बात करूँ, कॉज एक्स का ग्राफ हमारा कैसे ओपन होता है, यहाँ पर कैसे चालू होता है कॉज एक्स का ग्राफ? इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये वाला जो आपका एंगल है ये होता है मेरे पास π/2, ठीक है। और ये होता है मेरे पास 0 से लेकर पाई तक, और ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 1, ठीक है। ये वाला हमारे पास ग्राफ है किसका? साइन एक्स का, जो यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला जो ग्राफ है जो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है ये है हमारे पास कॉज एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक, या इससे पहले की बात करें तो यहाँ पर हमारा ना π/4 भी आता है। अब 0 से लेकर π/4 तक जो यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो कॉज एक्स की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स छोटा है, कॉज एक्स से हमारे पास साइन एक्स छोटा है। कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर π/4 तक। तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो कहाँ पर ब्रेक होगी? π/6 से कहाँ तक जाएगी? π/4 तक जाएगी, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में हमारे पास जो यहाँ पर कॉज एक्स है वो यहाँ पर साइन एक्स से बड़ा है, तो मतलब कॉज एक्स यहाँ पर आगे आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा साइन एक्स dx, और एक प्लस का निशान लगा देना क्योंकि अगली लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? π/4 से स्टार्ट होगी। अगले लिमिट में π/4 से π/2 के ड्यूरेशन में जो हमारे पास साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स का ग्राफ है, और नीचे वाला हमारे पास किसका ग्राफ है? कॉज एक्स का ग्राफ है। इस ड्यूरेशन में हमारे पास, इस ड्यूरेशन में π/4 से लेकर π/2 के ड्यूरेशन में जो हमारे पास साइन एक्स है वो ग्रेटर देन है कॉज एक्स से, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा मेरे पास π/3 तक। और यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स बड़ा होगा किससे? कॉज एक्स से, क्योंकि मॉड एक्स के अंदर तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, मतलब इसके अंदर से जो भी क्वांटिटी निकलेगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। इस ड्यूरेशन में, मतलब इस लिमिट में जो हमारे पास कॉज एक्स है वो यहाँ पर साइन एक्स से बड़ा होता है,
और इस लिमिट में जो हमारे पास साइन एक्स है वो कॉज एक्स से बड़ा होता है, बस इतनी सी बात है। और बहुत सारे बच्चे इसी को नहीं समझ पाते, तो उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आई होप ग्राफ की मदद से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर है हमारे पास कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, दुनिया जानती क्या होता है, साइन एक्स। लिमिट आ जाएगी π/6 से लेकर π/4 तक। और यहाँ पर माइनस के अंदर ये जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है वो होता है हमारे पास माइनस कॉज एक्स, एक नेगेटिव निशान बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास π/6 से लेकर π/4 तक। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही फॉलो होगा, ये होता है हमारे पास माइनस कॉज एक्स, एक नेगेटिव निशान इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं इसके लिमिट के साथ, तो ये हो जाएगा π/4 से लेकर π/3 तक, π/3 से लेकर π/4 तक। माइनस में कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, π/4 से लेकर लिमिट हो जाएगी π/3 तक। अब बस आपको लिमिट पुट करनी है, आपके आंसर आपके सामने है। साइन π/4 होता है हमारे पास 1/√2, साइन π/6 होता है हमारे पास कितना 1/2, प्लस कॉस π/4 1/√2, कॉस π/6 -√3 प्लस √3/2, बट एक नेगेटिव निशान आएगा क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 1/√2 और इसको पुट करेंगे तो -1/2, माइनस के साथ π/3 पुट करेंगे तो साइन एक्स के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास √3/2, π/4 पुट करेंगे तो -1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर से 1/√2 यहाँ पे है, 1/√2 यहाँ पे है, 1/√2 यहाँ पे है, और एक यहाँ पे भी है नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4, तो 4/√2, ठीक है। -1/2 यहाँ पे है, -1/2 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है। अब -√3/2 यहाँ पे है और -√3/2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना -√3, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2√2 -√3 -1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ये किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस में गामा √3। तो ऐसे ही सजा लेते हैं इसको भी, -1 को आगे लिख लेते हैं और फिर प्लस में 2√2 हो जाएगा, माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें कंपेयर करना है किससे, अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस में गामा √3। अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है कितनी -1, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, गामा की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है। कंपेयर किया यहाँ पे, कंपेयरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे ही कंपेयर किया तो आपको तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि अल्फा बीटा और गामा क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना था 3α प्लस 4β माइनस गामा, तो 3α प्लस 4β माइनस गामा आपको फाइंड करना था। 3 टाइम्स -1 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में 4 × 2 और माइनस में 1 × -1, -3 प्लस में 8, और ये हो गया मेरे पास प्लस में 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस में 1, तो ये 6 हमारे पास इसका राइट आंसर आ रहा है। तो 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें किसकी फाइंड करनी थी, 3α प्लस 4β माइनस गामा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 6 आ गई, 6 इज द आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको ये बोला हुआ है f(x) प्लस f(π-x) इज इक्वल टू π² दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i। यहाँ पर आपको i की वैल्यू रिपोर्ट करनी है कि i की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो, किससे, x को रिप्लेस करना है इन दोनों का एडिशन, यानी कि पाई प्लस 0, लिमिट का जो एडिशन है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, माइनस में x, ठीक है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल घूम रहा है, इनटू में जो भी यहाँ पर x है उसको किससे रिप्लेस कर दो, इन दोनों का एडिशन -x इंटू dx। तो बस यही बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम किंग्स प्रॉपर्टी।
बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे सवाल इससे हो जाते हैं, ठीक है। मैथ्स का राजा इसको बोला जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का राजा। तो आई प्लस आई, ये हो जाएगा मेरे पास 2i। अब इन दोनों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जो ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अब हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई प्लस आई 2i। ये हो गया मेरे पास 0 से लेकर पाई। यहाँ पर है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्लस में एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आ जाएगा। और ये साइन पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, पाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर पाई तक। अब मल्टीप्लाई में है हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2i। 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, माइनस पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस पाई, और माइनस का कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 होती है, कॉस 0 तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से मिल जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मिल रही होगी मेरे पास 2 पाई, ठीक है। तो 2i की वैल्यू मिल गई मेरे पास 2 पाई स्क्वायर। अब मेजर मिस्टेक क्या होते हैं ना, बच्चे इस वाले 2 से इसको डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो i की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, बट हमें तो यहाँ पर 2i की वैल्यू मिली है, तो ना बच्चे ना इसी का आंसर दे देते हैं, यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर इसका आंसर लिख के आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहाँ पर हमें फाइंड करना होता है i, तो i आ जाएगा मेरे पास पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें इसको फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर मिलते हैं तो आपको इसको करना जरूर चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल से होते हैं। तो यहाँ पर इसको देखने के बाद कुछ दिमाग में हिंट तो नहीं कर रहा, बट इतना जरूर से हिंट कर रहा है कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, और इन दोनों एंगल का भी सम कितना है, 90 डिग्री है। तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट करें किसी एक एंगल में, तो मतलब tan 9 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 9 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस 9 डिग्री हमारे पास क्या होता है, tan 81 डिग्री। तो सॉरी मैंने अभी गलत बोल दिया, cot 90 माइनस 9 डिग्री हमारे पास क्या होता है, cot 81 डिग्री होता है। तो मैंने ये गलत बोल दिया था, एक बार मैं आपको लिख के समझाना चाहता हूँ। ये जो जैसे यहाँ पर tan 81 डिग्री है ना, तो tan 81 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 9 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है मेरे पास cot थीटा, तो cot 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, tan 27 डिग्री लिखा है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास cot 27 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास sin 9 डिग्री डिवाइड बाय cos 9 डिग्री। अब इसके बाद कुछ भी हिंट नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको cos और sin में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। cot होता है मेरे पास cos 9 डिग्री डिवाइड बाय sin 9 डिग्री। एग्जैक्टली यहाँ पर भी करेंगे, sin 27 डिग्री डिवाइड बाय cos 27 डिग्री, प्लस में cot होता है cos 27 डिग्री और डिवाइड बाय sin 27 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइड बाय sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, माइनस के अंदर ये हो गया मेरे पास sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय sin 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। ऊपर हो गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया ऊपर किया, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइड बाय 1, और ये हो गया मेरे पास sin 27 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है, कौन सी, sin 2 थीटा की, तो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी मिल रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, वरना नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर से
2 को मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बचा मेरे पास 1 साइन 18 डिग्री। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना नीचे, तो साइन 2 टाइम्स 9 डिग्री तो 18 आ जाएगा साइन 18 डिग्री। एग्जैक्टली यहाँ पर भी 2 हमारे पास कॉमन आ गया, ये हो जाएगा मेरे पास साइन कितना 2 टाइम्स 27 डिग्री, तो आई थिंक 54, हाँ 54, ठीक है 54 होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ना 2 वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? साइन 18 डिग्री और दूसरी वैल्यू है हमारे पास कॉस 36 डिग्री। तो साइन की वैल्यू, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √5 - 1 डिवाइड बाय 4 होती है, ठीक है। एग्जैक्टली साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो आपको किसी भी एक को याद रख लेना है। यहाँ पर मान लो मैंने साइन 18 डिग्री को याद रख लिया, और कैसे याद रखना है, यहाँ पर अगर मैं इसमें से रूट हटा दूँ, √5 में से अगर मैं रूट हटा दूँ तो मेरे पास 5 आएगा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचता है, तो डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया। तो ये याद करने का तरीका है। मैंने ऐसे याद किया था कि रूट हटा दिया तो 5 बचा, 5 में से 1 गया तो बचा 4, 4 को नीचे लिख दिया। ऐसे मैंने साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद रखी थी। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी कॉस 36 है, तो कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर बस प्लस लगा दो, ये हमारे पास कॉस 36 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, बट अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिल गई हमारे पास, कितनी है? √5 - 1 डिवाइड बाय 4, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा पलटी मार के। और ये साइन 54 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 36 डिग्री लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमारे पास साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है। ये हो जाएगा √5 + 1 डिवाइड बाय 4, और 4 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेके बाहर करते हैं तो 8 हो जाएगा ये हमारे पास। ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू में 4 को जैसे मैंने बाहर लिखा तो 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1/√5 - 1 डिवाइड बाय, मतलब यही हो जाएगा, और माइनस में 1/√5 + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ये हो जाएगा √5 + में 1 माइनस में √5 + में 1 डिवाइड बाय, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 - 1। √5 से √5 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा मेरे पास 2, तो 8 2 होता है 16 डिवाइड बाय, ये हो गया मेरे पास 4। तो यहाँ पर से हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। तो 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है, तो 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि आपको ना यहाँ पर 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते आपके पास एक 10वीं टर्म आएगी। इन सभी का आपको जोड़ बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, अगर वो आपको नहीं आती ना तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाऊँ तो जनरल टर्म Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बस आपको सिंपल सी ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो आप इस क्वेश्चन को क्लियरली कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये 1 है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर फिर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर फिर 10 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर तो आपके पास कुछ ना कुछ ये जो चीज़ें हैं ये चेंजेस हो रही हैं। तो जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं उनको हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो 1 ही आएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, यहाँ पर 3 के लिए 3 है, यहाँ पर 10 के लिए 10 है, तो मतलब यहाँ पर है हमारे पास n²। एग्जैक्टली यहाँ पर अगले टर्म की बात करें तो 1 के लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 10 है, तो मतलब यहाँ पर है हमारे पास n⁴, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास n⁴ प्लस n² प्लस में 1, इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर से
हमें क्या करना है ना, इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस अपनाना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। n की पावर 4 प्लस में 1, एक बार मैं यहाँ पर प्लस में n स्क्वायर कर रहा हूँ और एक बार साइड में माइनस का n स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो इसका ओरिजिनल वाला n स्क्वायर है ही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक n स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया है और उसको माइनस भी कर दिया है, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास n की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास n स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये है मेरे पास n स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर से इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे लिख दिया। अभी हमने इसको ताज़ा ताज़ा क्या किया है, फैक्टराइज किया है, और इसके बगल में n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n, ठीक है। और एक बार मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और कर रहा हूँ, ताकि इसका जो डिफरेंस है ना, जब ऊपर बनेगा ना तो 2n आना चाहिए। तो यहाँ पर से tn इज इक्वल टू, यहाँ पर से n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n माइनस में n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n, ठीक है। तो ये हमारे पास n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये माइनस आ जाएगा इसके पास, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का n और यहाँ पर से भी प्लस का n, तो ये हो जाएगा मेरे पास n प्लस n 2n, तो जैसा कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन में है। डिवाइड बाय, ये जो 1/2 है इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लिख रहा हूँ, और ये सारी कहानी अभी हमारे पास ब्रैकेट में चल रही है, ठीक है। n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n, और मल्टीप्लिकेशन में n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n। तो इस वाले मेथड को हम कहते हैं डिफरेंस मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं, या डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड, हैशटैग डिफरेंस मेथड हो जाए कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर से tn इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर अगर मैंने एक बार इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में n, एक बार इससे डिवाइड किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया। अब हमें तो ये जनरल टर्म पता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलरली एक टर्म का मतलब यहाँ पर हमने ये सारा निकाला है, बट हमें तो पूरी सीरीज का सम चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं। समेशन जैसे ही लगाएंगे दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं। tn में n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक, एग्जैक्टली यहाँ पर भी लगाते हैं, और ये 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं। n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक, 1/n स्क्वायर प्लस में 1 माइनस n, और यहाँ पर माइनस में है हमारे पास n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में n। तो चलिए यहाँ पर 1/2 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस, जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो ये आ गया मेरे पास कितना, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5 होगा, और 5 माइनस 2 होता है मेरे पास 3, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 2 7, तो 1/7। एग्जैक्टली ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 10th टर्म तक जाएंगे। तो 10th टर्म के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 10 डालेंगे, तो 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100, 100 प्लस 1 101, और 101 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 91, तो 1/91 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के अंदर, जब इसके अंदर हम 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर 10, 10 प्लस 10, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 प्लस 10 110, और 110 प्लस 1 1,351 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे ना, तो ये इस प्रकार से सीरीज का जो यहाँ पर सम है, ये सारी जो
ऐसे वाली जो टर्म्स है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, मतलब आगे भी प्लस 1/7 वाली यहाँ पर कोई टर्म बनेगी जो कि इसको कैंसिल कर रही होगी, और आगे चल के ये ऐसे करके ये कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर जो जिंदा रहेंगे ना वो ये दोनों टर्म्स जिंदा रहेंगी, एक 1/1, एक -1/111। तो इसको हमने जब क्लब किया तो ये मिल जाएगा मेरे पास 1/2, और यहाँ पर बच गया 1/1 -1/111। 1/2 ये हो जाएगा मेरे पास 111 -1 डिवाइड बाय 111। तो ऊपर हो गया मेरे पास 110, 110 में से जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 आ जाएगा आई थिंक, हाँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 55 डिवाइड बाय 111। तो समेशन आ गया मेरे पास, मतलब S10 इन सभी का सम, इसको मैं बोल देता हूँ ये है मेरे पास 10 टर्म्स का सम। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब इन सभी को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास मिल जाएगा मेरे पास 55/111, मतलब 10 टर्म्स का जो सम है वो ये आएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर होगा। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, बट यहाँ पर अगर आपको ये वाला फैक्टराइजेशन आता है ना तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स है हमारे पास अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन के, इज 15 देन 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि जो सम है ना स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है। और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर भी हमने कर दिया है, 1/बीटा का स्क्वायर 1/अल्फा का स्क्वायर, और फिर उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बोला हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इज 15, ठीक है। तो यहाँ पर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 15, और इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सिंपल सा है। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पर, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको यहाँ पर सेपरेटली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होता है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब कुछ नहीं है, एक बार इससे डिवाइड कर दो, एक बार इससे डिवाइड कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ये हो जाएगा 2/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15। अब अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, -λ/3, तो -λ/3 और अल्फा इंटू बीटा की -1/3, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस में 2 और इसकी वैल्यू कितनी है -1/3, तो 1 तो नीचे रहेगा 3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 15। 3 से 3 कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस में ये हो गया 6 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लैम्डा निकाल चुका हूँ तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका हूँ तो लैम्डा कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस पूरे का होल स्क्वायर। तो
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इस पूरे का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है हमारे पास। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, और इस पूरे का दोबारा से क्या है, होल स्क्वायर है, और इसका 6 टाइम्स कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे इसी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर कर चुके हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, माइनस लैम्डा बाय 3 थी, तो लिख देते हैं माइनस लैम्डा बाय 3 का क्यूब करना है तो माइनस लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय 27 हो जाएगा, और माइनस में 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1/3 थी, -1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 को एग्जैक्टली ऐसे लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा बाय 3, और ये माइनस का आएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसलिए माइनस का आएगा, और इंटू में 6, ये आ गया मेरे पास माइनस लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय 27, और फिर ये आ गया मेरे पास कितना, 3 से 3 कट गया, माइनस लैम्डा बाय 3 आ गया, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में 6। ठीक है, अब यहाँ पर से माइनस को आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि स्क्वायर है, क्लब होके पॉजिटिव हो जाएगा। लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय 27, और ये हो गया मेरे पास प्लस में लैम्डा बाय 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू मुझे मिली है यहाँ पर से कितना, +-3, तो एक बार पॉजिटिव पुट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू +3, एक बार नेगेटिव पुट कर लेंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। ये अल्फ़ा ये हो जाएगा मेरे पास 27, 3 का क्यूब होता है 27 डिवाइड बाय 27 प्लस में 3 डिवाइड बाय 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 24 हमारे पास कब आई, जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा की वैल्यू थी +3, और हम लैम्डा की वैल्यू -3 कर देता हूँ, क्योंकि दो वैल्यू थी ना यहाँ पर, तो +3 भी थी -3 भी थी, तो -3 करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, -3 पुट किया तो 6 टाइम्स लैम्डा क्यूब डिवाइड बाय 27 माइनस प्लस का लैम्डा बाय 3 का होल स्क्वायर, माइनस लैम्डा क्यूब मतलब -3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, -27 डिवाइड बाय 27, और -3 पुट किया तो -3/3 आ जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अगेन ये कट के 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है, 6 इंटू 4 जो कि आ गया मेरे पास 24, तो 24 इसका राइट आंसर है। आ गया, हाँ 24 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज 8 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपसे कोई सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करना, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन सभी को अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उन सभी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आपके पेपर में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।